हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बड़े अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को शुरू करने वाले हैं जिसके क्वेश्चंस है आपकी प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो टॉपिक है वो है आप लोगों के पास वॉइस। वॉइस का मतलब क्या होता है? आवाज नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वॉइस का मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो आज इसके बारे में बात कर लेते हैं, वॉइसेस के बारे में। अब वॉइसेस यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के एग्जांपल्स आपकी प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल सारे जो इसके नियम है वो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी जो बेसिक बातें हैं वो बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि बेसिक आना बहुत जरूरी है। आपको कोई भी टॉपिक समझना है पहले आप उसके बेसिक्स को समझें। तो बेसिक्स बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ओनली ओनली ट्रांजिटिव वर्ब, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव टू वॉइसेस। इसका मतलब होता है केवल सकर्मक क्रियाएं। ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है इसका मतलब सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? यानी वह क्रिया जिसके बाद में एक ऑब्जेक्ट का आना निश्चित होता है, वही आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। यानी ट्रांजिटिव यानी सकर्मक, वर्ब यानी क्रिया। तो केवल सकर्मक क्रियाएं ही आपके पास दो प्रकार के वॉइसेस रखती है। अगर आप अकर्मक क्रिया की बात करोगे तो उसके पैसिव वॉइसेस नहीं होते हैं, वो अलग मैटर है। वो मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सॉरी जो श्लोका पढ़ेंगे अपन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब के, तब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पहले केवल यही समझना है आप लोगों को। क्या है? ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव टू वॉइसेस। तो इस बात से दो बात निकल कर आती है कि वॉइसेस दो प्रकार के होते हैं। तो अपन लिख देते हैं एक बार, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइसेस। यानी वॉइसेस के दो प्रकार होते हैं। मैं हिंदी में लिख देता हूं नॉर्मली बस। वॉइसेस दो प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे। नंबर एक, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। और नंबर दो की बात करें तो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब ये दोनों प्रकार होते हैं। तो अब एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन आपको आना जरूरी है। उसके बाद पैसिव वॉइस किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन आना जरूरी है। तो बात करते हैं एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस। अब सबसे पहले बात करें तो मैं हिंदी में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि वाक्य जिसमें जो कर्ता होता है वो अपना कार्य डायरेक्ट खुद करता है, यानी जिसमें वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो मैं बता देता हूं, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, यानी कहने का मतलब जिसमें कर्ता अपना कार्य खुद करे, डायरेक्ट करे, वो वाक्य आपके पास पैसिव एक्टिव वॉइस का होता है। व्हेन द सब्जेक्ट डज इट्स एक्शन डायरेक्टली। यानी जब अपने पास करता है अपना कार्य, अपनी एक्शन मतलब क्रिया के द्वारा होते हैं, ट्रांजिटिव के द्वारा, वो डायरेक्ट खुद करता है, तो वो वाक्य आपके पास क्या होता है? एक्टिव वॉइस का होता है। अब उसके बाद में बात करते हैं पैसिव वॉइस। अब ये पैसिव वॉइस क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो पहले जैसे इसमें क्या है, इसमें आपके पास क्या होता है? जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट, यानी जिसको अपन कर्म कहते हैं, प्रधान हो। इसका मतलब क्या है कि अगर अपने पास उस वाक्य में ऑब्जेक्ट प्रधान हो, यानी ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है, ऑब्जेक्ट से कोई कार्य करवाया जाता है, तब अपने पास क्या होता है? वो वाक्य पैसिव वॉइस का होता है। तो इसके इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हेन द एक्शन
ऑफ ए सेंटेंस इज डन बाय इट्स ऑब्जेक्ट then the sentence is said is called passive voice। यानी कहने का मतलब है जब अपने पास किसी वाक्य का जो एक्शन होता है, जो कार्य होता है, जो एक्टिविटी होती है, वो किसके द्वारा करवाई जाती है, वो आपके पास ऑब्जेक्ट के द्वारा करवाई जाए तो वो वाक्य आपके पास क्या होता है, पैसिव वॉइस का होता है। तो ये थी इसकी कुछ बेसिक बातें। अब बात करते हैं अपने पास ये जो बातें ये आपको ध्यान में रखनी है, और बात करते हैं इसकी। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की मैंने अलग से क्लास डाल रखी है, आपको वो क्लास बहुत जरूरी है देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो वो मैं जब पैसिव वॉइस पे अपने नियम शुरू करेंगे तब बता देंगे इसके बारे में। बात करते हैं इसके आगे की। अब आगे की बात करें तो आपको एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए कुछ बेसिक्स है, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं बता देता हूं वो कौन सी है। एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ बेसिक्स का मतलब होता है कुछ अवधारणाएं, कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। वो कौन सी है? तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है। तो सभी जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, जो पहली बार देख रहे हैं, उनको अब समझ में आ जाएगा इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा अपने पास क्या होता है, सब्जेक्ट को अंत में बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब है जब आप कर्ता को अंत ऑब्जेक्ट बना देते हो तो ऑब्जेक्ट को अंत में लिखा जाता है, और जब उसको अंत में लिखते हैं तो उससे पहले आपको किसका प्रयोग करना है, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अब आप कहोगे सर बाय का ही होता है, नहीं, वो सारी बातें अपन जब एग्जांपल्स पढ़ेंगे तब बता दूंगा। मोस्टली आपके पास बाय का ही प्रयोग होता है, ये हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं इसके आगे की। तो इसमें आपके पास बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जो वर्ब होती है उसको आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है, ये हो जाएगा। उसके बाद में बात करें तो अपने पास क्या होता है, जब एक्टिव वॉइस के वाक्य में, एक्टिव वॉइस के वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हों, दो ऑब्जेक्ट कौन से, डायरेक्ट, मैं एक बार शॉर्ट में लिख देता हूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, एवं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पैसिव बनाए तो IO मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फोर का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये वो बातें हैं जो आपको आपकी कंपटीशन एग्जाम में बड़ी ध्यान रखनी होती है। यानी कहने का मतलब मैं बता देता हूँ, एक आसान भाषा में समझाता हूँ कि अगर आप लोगों के पास एक्टिव वॉइस का वाक्य है और उसमें आपके पास दो ऑब्जेक्ट आ गए, कौन कौन से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप क्या करोगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना रहे हो, तो फिर ये तो रह गया ना बाकी। अब ये बाकी रह गया तो इसको जब आप इसके स्थान पे लिखोगे तो इससे पहले आपके पास या तो टू का प्रयोग करोगे या फोर का प्रयोग करते हो। या आपको मैं जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे तब वैसे वैसे मैं आप लोगों को समझाता चलूंगा। अब बात करते हैं आगे की। आगे की बात करें तो अपने पास अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, अगर IO यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले इनका मतलब टू और फोर का, इनका
प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। ये थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आप लोगों को समझा दी है कि आपको कैसे एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव में बदलना है। ये बात एक बार फिर समझा देता हूँ। अगर आप लोगों ने इन दोनों ऑब्जेक्ट में इससे पैसिव वॉइस बनाया यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आपको इनका प्रयोग नहीं करना होता है। तो मेरे हिसाब से ये बेसिक बात थी जो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपने एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियमों की। नियमों की मतलब जैसे टेंस के वाक्य उनको कैसे बदलेंगे, वो सारी बातें अब अपन बात करते हैं। देखिए अब आगे की बात करें तो मैं आपको बिल्कुल टेंसेस के अनुसार पैसिव वॉइस में बदलना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपके पास आता है, सबसे पहले जो टेंस पढ़े थे वो थे आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों को पैसिव में बदलना, पैसिव में बदलना। तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब आप लोगों को अगर टेंसेज नहीं आते हैं तो मैंने एक क्लास डाल रखी है बड़ी शानदार, एक ही क्लास में सारे टेंसेज है वो मैंने समझाए। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके टेंसेज की क्लास में देख लेना, मैंने आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा है। अगर आप लोगों को टेंसेज समझ में आ गए तो पैसिव वॉइस तो आनी है, बहुत ही आसान टॉपिक है। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य की पहचान क्या होती है। आप पहचानोगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? पहचान भी तो होनी चाहिए ना आप लोगों को। तो पहचान कैसे करेंगे? तो उस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस हो सकता है, ये हो सकता है। इसके अलावा उसमें डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। अगर वाक्य में ये हो, अगर वाक्य में ये हो तो आपको इसको किस में चेंज कर देना है? इसको आपको इज, क्योंकि बी वर्ब का प्रयोग करना है ना, मैंने अभी समझाया। बी वर्ब कितनी होती है वो मैं अभी बता देता हूँ। इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग आपको करना है। अब थोड़ी सी मैं एक बार बी वर्ब बता देता हूँ कि बी वर्ब कितनी होती है। तो आपके पास जो बी वर्ब होती है वो 8 होती है। बी वर्ब जो होती है वो 8 होती है। 8 कौन कौन सी? 8 होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन। ये 8 वर्ब है, वो आपको काम में लेनी है। तो ये मैं आप लोगों को आगे आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे मैं आप लोगों को समझाता चलूंगा। तो इसमें आप बस ये ध्यान में रखना बी वर्ब कितनी होती है? 8 होती है। अब ये है तो आपको इज, एम, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। अब ऐसे नहीं समझ में आया है तो मैं आप लोगों को एक नियम बना देता हूँ, यानी पैसिव वॉइस के। अब पैसिव वॉइस के जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाओगे तो उसको जो सिंपल वाक्य है या जिस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस है, उस वाक्य का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? वो बनेगा उस वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में इज, एम और आर, यानी इस ऑब्जेक्ट के अनुसार इन तीनों में से आ जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में अदर वर्ड कोई दिया हुआ है उस वाक्य में तो वो पहले लिखना है, उसके बाद में बाय और उसके बाद में सब्जेक्ट, ये लिखना है। यानी कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, अगर सिंपल वाक्य है तो आपको इस नियम पे आपको पैसिव वॉइस बनाना है। आपको ये नियम कहीं नहीं पढ़ाने वाले हैं, बस इतना बताएंगे और कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद में निगेटिव की बात करें तो मैंने एक बात बताई थी टेंसेस पढ़ाते समय, अगर आपको किसी भी वाक्य को निगेटिव बनाना है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आपको नोट लगा देना है। ये रही इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं बाय लिखूंगा, बाकी अदर प्रीपोजिशन आएंगे वो मैं सारी बातें आपको जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा। इसके बाद बात करते हैं इंटरोगेटिव की। अब इंटरोगेटिव यानी आई, इंटरोगेटिव का मैंने आई लिख दिया भाई। अब इसमें आपको क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब को कर्ता या कर्म से पहले लिखेंगे। तो ये इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसको इससे पहले लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? इज, एम, आर और ये यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में अदर वर्ड और उसके बाद में बाय, उसके बाद में सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क आ जाएगा। ये सारे नियम क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको इससे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इनसे कोई गलत नहीं करने वाले हो। अगर आप लोगों को ये नियम याद है, मैं कह रहा हूँ आपका कोई एग्जाम्पल गलत नहीं होने वाला है। इंटरोगेटिव निगेटिव की बात करें तो आपके पास हो जाएगा इस वाक्य में ऑब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे तो इज, एम, आर
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस अदर वर्ड प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। इसमें सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। अदर वर्ड मतलब कोई बचा हुआ है, यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट अपने ले लिया और कुछ शब्द बच गए हैं, उनको वर्ब के बाद में लिखना है और बाय प्लस सब्जेक्ट वो अंत में ही लिखा जाता है। कई बुक्स में बाय प्लस सब्जेक्ट को पहले भी लिखते हैं, मैं भी करवाऊंगा, लेकिन आपको वो एग्जांपल समझना है। क्यों? क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स आपकी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने पेपर तैयार किया है, आप देखना वो लोग। अब ये हो गया अपने पास क्या, 4 नियम। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आप कहोगे सर अगर वाक्य WH वर्ड का आ गया तो WH वर्ड का आ गया हु और whom को छोड़कर, वो मैं बाद में समझाने वाला हूँ स्पेशल नियमों में। अगर बात करें WH वर्ड के और इंटरोगेटिव वाक्य, आपको इससे पहले उसी WH वर्ड को रख देना है। WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। तो इस तरीके से आपके जो नियम हैं वो सारे हो जाते हैं। आप इन नियमों पे किसी भी एग्जाम्पल को, किसी भी प्रकार का कितना भी टफ हो, आप बिल्कुल सही करोगे। अगर आप लोगों ने लगन से देखा, बिल्कुल दिमाग लगा के देख लिया, एक ही बार में आप लोगों को पेशी वॉइस बदलना आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके आगे की, एग्जाम्पल्स बनवाते हैं आप लोग की। बात करें तो आगे की, अब आगे की बात करें तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और बता देता हूं, उसके बाद एग्जांपल से वो सोल्व करते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, MPFT। MPFT मतलब मैनर यानी तरीका, किसी भी काम को करने का तरीका होता है। P मतलब प्लेस यानी स्थान, F मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता जिसको अपन कहते हैं। इसके अलावा T मतलब टाइम। इनको पेसिव वॉइस में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता है। इनको कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है। यह अलग मैटर है कि मैं आप लोगों को स्पेशल रूल्स जब आप लोगों को आगे पढ़ाने वाला हूं तब मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है MPFT, यानी ये तो अपने पास एक सूत्र है। मैं आप लोगों को बताता हूं कि कभी भी एडवर्बियल जो फ्रेज होता है, एडवर्बियल यानी एडवर्ब फ्रेज जो होता है, उसको कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता। ये बात आप दिमाग में रखना। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले मैं एक्टिव वॉइस का एक वाक्य लिखता हूं। एवी मतलब एक्टिव वॉइस, जैसे मिस्टर अनुराग वर्मा हेल्प्स द पुअर। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिखा है मैंने, बाकी सारे एग्जांपल मैं समझाने वाला हूं। अब इस वाक्य की अगर अपन बात करें, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे, मैंने बताया जिस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आए, तो ये रही आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, तो हो गया अपने पास। अब इसको आपको पैसिव में बदलना है, तो सबसे पहले आपको देखना है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, तो मैं इसको लिख देता हूं। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या हो जाएगा, द पुअर। अब द पुअर क्या होता है, गरीब होते हैं, और द पुअर है वो क्या होते हैं, अपने पास प्लूरल होता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने आपके लिए एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास डाल रखी है, वो देख लेना। ये बहुवचन कैसे है, तो इसके साथ ये बहुवचन है, तो क्या जाएगा, नियम में मैंने लिखा रखा है इजमान में से आर आ गया। उसके बाद मैंने लिखा रखा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की हेल्प की थर्ड फॉर्म हो गई हेल्प। उसके बाद में मैंने लिखवाया था बाय, और उसके बाद में सब्जेक्ट मिस्टर अनुराग वर्मा। अब ये आपके पास हो गया इसका पैसिव वॉइस। किस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट लिखा गया, ऑब्जेक्ट के अनुसार देखो नियम मैंने क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब ये नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव वो तो आप लोग समझ लेना कहां पे क्या लगाना है। मैं एक बात बताता हूँ,
इसका मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया, ये रहा ऑब्जेक्ट। इसके बाद इज एम आर में से ये बहुवचन था तो मैंने आर लिख दिया। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रही। उसके बाद में अदर वर्ड, अब इसमें अदर वर्ड कुछ बचा ही नहीं, वो तो मैं अब समझाने वाला हूँ। बाई आ गया, ये रहा बाई, इसमें ये रहा। इसके बाद में सब्जेक्ट, तो ये रहा सब्जेक्ट। इस तरीके से आपको जो रूल है उसके अनुसार आपको वाक्य बदलना होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा स्पेशल सेंटेंस। जैसे अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा एक स्पेशल लेते हैं, जैसे ही। अभी मैंने क्या है कि आप लोगों को ये प्रोनाउन वाला मैटर वो नहीं समझाया था, तो आपको प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप लिखना होता है, वो मैं अभी समझा दूंगा। जैसे ही डज नॉट ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग ऑलवेज। अब ये एक मैंने निगेटिव वाक्य ले लिया भाई, तो अब आपको क्या करना है, निगेटिव वाक्य का रूल देखना है। तो निगेटिव वाक्य का रूल देखेंगे तो यहाँ पे तो आपको नोट लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है, यही तो ध्यान में रखना है। अब ये देखेंगे तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो कैसे बनेगा। अब बात करते हैं, अब आ जाता है अपने पास अदर वर्ड वाला आ जाएगा मेथड। अब इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, तो ही डज नॉट ड्रिंक, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और इसके बाद में इस वर्ब से जो कार्य समाप्त होता है, यानी ड्रिंक, क्या पीता है वो, चाय, तो फिर यहाँ पे आपके पास ये हो जाता है ऑब्जेक्ट। इन द मॉर्निंग और ऑलवेज, ये दोनों एडवर्बियल हैं, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। तो मैंने कहा ना, ये कभी भी आपके पास पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं बनाए जाते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे टी हो जाएगा। अब टी एक वचन है, तो एक वचन के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, इज का। अभी ये वाक्य क्या था, निगेटिव था, निगेटिव है कि नहीं, निगेटिव है, तो आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, इनके बाद में नोट लगा देना है। तो मैंने ये नोट लिख दिया। इसके बाद में आपको क्या लिखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ड्रिंक यानी वर्ब होती है, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, हो गया, टी इज नॉट ड्रंक। अब इसके बाद है अदर वर्ड। अब अदर वर्ड क्या क्या है, ये रहा इन द मॉर्निंग और ऑलवेज, तो ये पहले लिखना आप लोगों को, इन द मॉर्निंग, ऑलवेज, बाय। अब मैंने बताया ना कि मैंने ऑब्जेक्टिव वाले नहीं बताए, तो ये अभी बता देता हूं मैं। ही को आपको, आप जब आप इसको अंत में लिखते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। अब मैं बता देता हूं आपको कि कौन से प्रोनाउन को कैसे लिखना है। तो प्रोनाउंस, प्रोनाउन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वहां पे शुरू में नहीं बताया तो ही को आपको हिम में चेंज करना है, सी को हर में चेंज करना है, इसके अलावा आई को मी में चेंज करना है, वी को अस में चेंज करना है। अब आगे बताते हैं, तो इसके अलावा दे को देम में चेंज करना है, इसके अलावा यू को यू में रखते हैं, इट जो होता है इसको भी इट ही रखते हैं। ये हो जाते हैं आपके पास प्रोनाउन जिनको आपको लिखना है। ये छोटी सी बात थी, तो मैं अगर वहां पे नहीं बता पाया था, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अब बताते हैं आप लोगों को दूसरा एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को बताया है, जैसे इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव लेंगे तो जैसे डू यू इनवाइट योर फ्रेंड्स इन द पार्टी ऑन योर बर्थडे। और ये वाक्य मैंने आप लोगों को लिख दिया स्पेशल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल्स पक्के आते हैं आपके एग्जाम में। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाना आप लोगों को। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको बस बिल्कुल वही ध्यान में रखना है। अब इंटरोगेटिव वाक्य है तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने लिखा रखा है इसको इससे पहले लिख देना है। अब बात ये नहीं समझ में आ रही है कि ऑब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है, तो फिर क्या करोगे, फिर आप ये तीनों हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखो। देखो इज, एम, आर, मैंने तीनों लिख दी ना यहाँ पे। अब तीनों लिख दिया तो इसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि ये देखो ये रहा ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव वाक्य का नियम देख लेना आप अभी। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, डू यू इनवाइट योर फ्रेंड्स। अब इनवाइट करने के द्वारा क्या इनवाइट किया जा रहा है, किसको इनवाइट किया जा रहा है, व्हाट और whom
का जो आंसर होता है वही आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट यानी क्या, तुम पीते हो क्या, तो क्या पीते हो, चाय पीता है। किसको, तो वो जो होता है होम। अब इसमें क्या है, इनवाइट करता है किसको, योर फ्रेंड्स, तो ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट। इन द पार्टी, ये आपके पास प्लेस है, स्थान है, तो ये भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑन योर बर्थडे, ये टाइम है, तो ये भी आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब ये देखो जो पार्टी है इसका भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अभी, लेकिन अभी यहाँ पे स्थान है, वहां पे ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखूंगा तो योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, अब योर फ्रेंड्स एकवचन है बहुवचन है, बहुवचन है, तो इन दोनों को अपन काट देते हैं, तो ये दोनों तो हट जाएंगे, तो फिर क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। तो आर योर फ्रेंड्स, उसके बाद में क्या आ जाएगा, आर योर फ्रेंड्स आ गए। इसके बाद में आपके पास अगर नोट है तो नोट आ जाएगा, लेकिन इसके बाद में अपने पास क्या है, केवल नेगेटिव इंटरोगेटिव, तो इसके बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या है इसमें, इनवाइट। अब इनवाइट को अपन यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनवाइटेड हो गया। इसके बाद में क्या लिखा है मैंने, अदर वर्ड। अब अदर वर्ड में क्या क्या है, इन द पार्टी ऑन योर बर्थडे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इन द पार्टी ऑन योर बर्थडे। अब इसके बाद में बच गया क्या, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें मैंने बताया अभी आप लोगों को यू में चेंज किया जाता है, तो यू को यू में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई और यू, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट इंटरोगेटिव मार्क। ये इंटरोगेटिव मार्क की भी गलती आती है, मैंने जो पेपर बनाया है मैं अभी डालने वाला हूँ, उसको तैयार कर रहा हूँ, वो देखना, बड़े अच्छे से समझाया मैंने उसमें। तो इस तरीके से आपके पास इंटरोगेटिव वाक्य भी हो जाता है। अब बात करते हैं आगे की, आगे की बात करें तो बात करते हैं इसकी आगे की। अब आगे जो एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ वो है व्हाट का, और व्हाट का जो एग्जांपल होता है बड़ा टफ होता है, बड़ा कंफ्यूजन करने वाला होता है, तो वो आपको समझना है। जैसे व्हाट, एवी का वाक्य है, व्हाट डू यू डू ऑन संडेज, ये लो वाक्य हो गया कंप्लीट। अब मैंने ये एग्जांपल बना दिया, अब इसकी बात करते हैं, बड़ा ही समझने वाला एग्जांपल है। कैसे है, अब इस वाक्य का पेसिव वॉइस बनाएंगे, तो पेसिव वॉइस के नीचे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। कैसे, देखो व्हाट आ गया, डू आ गया, ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया वर्ब, और ये आ गया टाइम, तो फिर इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो एक बात ध्यान में रखना, व्हाट से जो क्वेश्चन शुरू होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो व्हाट ही होता है। क्यों होता है, इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं। तुम संडे को क्या करते हो, प्रत्येक रविवार को क्या करते हो, तो जो क्या करता है उसके बारे में तो पूछ लिया उसने। अब व्हाट का जो आंसर है वो तो इसने दे ही नहीं रखा है, व्हाट का तो आंसर चाहिए इसको, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो ये है आप लोगों के पास। आपको इसे ही मानकर क्या बनाना है, पेसिव वॉइस बनाना है। तो ये मान के चलिए आपके पास तो WH वर्ड शुरू में ही लिखा जाता है, वो मैंने आप लोगों को WH वर्ड वाला वाक्य जो इंटरोगेटिव था उसमें समझाया है, अभी रूल में देख लेना आप लोग। अब व्हाट के अनुसार आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब क्या लिखें, जब आपके पास ऑब्जेक्ट अननोन हो, यानी जब आपके पास ऑब्जेक्ट अनभिज्ञ हो, ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं हो, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा एक वचन माना जाता है। जैसे व्हाट इज, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट आ गया और WH वर्ड दोनों आ गए अपने पास, ये दोनों हो गए। अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, इज MR में से मैंने बता दिया क्यों आई है। इसके बाद में आपको क्या लिखनी है, उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो हो जाएगा डन, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। इसके बाद में अदर वर्ड जो बच गया वो लिखते हैं संडेज, संडेज। अब बाय प्लस सब्जेक्ट लिखना है, तो बाय ये रहा सब्जेक्ट, इसके पहले आपको बाय लगाना और यू को यू रखा जाता है और वाक्य हो जाता है कंप्लीट। मुझे लगता है नहीं समझ में आया होगा, मैं एक और समझाता हूं आप लोगों को। जैसे यहां पे लिख दिया हमने एक, और बहुत ही आसान तरीके से फिर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे व्हाट डज मिस्टर अनुराग, अब मेरे पास ये अनुराग ही नाम है, आप इससे काम चला लो, आप अपनी तरफ से देख लेना। व्हाट डज मिस्टर अनुराग टीच यू। अब आते हैं इसमें, तो अब ये इससे भी ज्यादा टफ एग्जांपल है भाई, क्योंकि इसमें मैंने बता दिया कि व्हाट से जो है वो आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट यही भूमिका निभाता है।
लेकिन इसमें एक और ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये डबल ऑब्जेक्ट वाले एग्जांपल है वो मैं करवाऊंगा, अभी सिंपल वाक्य में करवाऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसमें मैंने लिख दिया तो पहले यही समझाऊंगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, मैंने ऑब्जेक्ट, और ये जो होता है ये व्हाट जो होता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर जो होता है यानी व्हाट का जो आंसर होता है वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो whom का आंसर होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हो जाता है यू। अब इसमें अपने पास क्या है कि दो ऑब्जेक्ट आ गए, क्योंकि एक तो मैंने बता दिया व्हाट है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, तो एक तो ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा। और अगर आपको ये ऑब्जेक्ट समझने हैं तो इसके लिए मैंने केवल एक 10 मिनट की क्लास डाल रखी है, आप उसको देखना, उसमें मैंने 5 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं वो समझाए हैं, वो आपको ध्यान और समझना भी उनको बड़े अच्छे हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल प्रत्येक एग्जाम में काम में आने वाले हैं। बात करते हैं पैसिव वॉइस की। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अब इसमें पहले ऑब्जेक्ट दे रखा गई तो इससे बना देते हैं। तो इससे बनाएंगे तो ये डब्ल्यूएच वर्ड है वो शुरू में लिखा जाएगा आपके पास। अब शुरू में मैं लिख रहा हूं तो व्हाट आ गया। अब व्हाट के लिए मैंने तो यहाँ पे बता दिया कि व्हाट के बाद में इसका प्रयोग करना है, नहीं, व्हाट के बाद में आपको देखना है अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो उसको देखना है वो एक वचन है बहुवचन है। अब एक वचन है बहुवचन तो यू बहुवचन होता है, तो इसके लिए बहुवचन के लिए आपको पहले यहाँ पे आर का प्रयोग करना है। व्हाट आर यू, व्हाट आर यू हो गया। इसके बाद अब इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो टीच की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है टॉट। उसके बाद में आपको कुछ अदर वर्ड बचा नहीं है इसमें, तो बाय प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे तो मिस्टर अनुराग आ जाएगा, अनुराग, और इंटरोगेटिव मार्क आ जाएगा। तुम्हें मिस्टर अनुराग के द्वारा क्या पढ़ाया जाता है, तो क्या का आंसर है, यहाँ पे क्या का आंसर आया नहीं अभी। तो अब बात करते हैं दूसरे पैसिव वॉइस की। अब दूसरा पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। अब इसके अपने पास डायरेक्ट को लेते हैं, तो देखो डायरेक्ट लेते हैं व्हाट। अब आप ये नहीं इससे नहीं बना रहे हो, अब ये मान के चलो एग्जांपल आ गया आपकी एग्जाम में और उसमें ये ऑप्शन उसने गलत कर रखा है, इसमें इसने इज लिख रखा है और ये आपको इज लिख दिया तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, तो इसका मतलब ये सही होगा। फिर देखो तो व्हाट इज, जब आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अननोन में नहीं हो, यानी जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया गया हो तो वो एक वचन होता है। और ये रहा आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डब्ल्यूएच वर्ड दोनों हो गए। ये रही आपके पास इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एग्जांपल समझना है भाई, बड़ा टफ एग्जांपल है। अब इसमें अपने पास ये बच गया भाई, तो इसको लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बेसिक बात बताई कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उस वाक्य में तो आपको उससे पहले टू या फोर का प्रयोग करना होता है। अगर किसी को कुछ किया जाता है, कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ दिया जाता है तो टू का प्रयोग करते हैं, और अगर के लिए किया जाता है मैं बताऊंगा बिल्कुल एग्जांपल। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे टू, क्योंकि इसको पढ़ाया जाता है तुम्हें। अब उसके बाद में क्या जाएगा, बाय मिस्टर अनुराग, और वाक्य हो जाता है आपके कंप्लीट। इस तरीके से आपको ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं एक डबल ऑब्जेक्ट का सिंपल सा वाक्य बना देते हैं, एक्टिव वॉइस। अब एक और ध्यान में रखना, एडजेक्टिव जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको भी मैं चलो वो बाद में समझाता हूँ आप लोगों को, पहले एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे माय अंकल presents me a dictionary on my 8th birthday। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा है मैंने और इसमें क्या लिखा, माय अंकल प्रेजेंट्स मी ए डिक्शनरी ऑन माय ईच बर्थडे, यानी मेरे चाचा जी मुझे मेरे बर्थडे पे एक डिक्शनरी प्रेजेंट करते हैं, गिफ्ट करते हैं प्रत्येक बर्थडे पे। अब इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो देखो माय अंकल प्रेजेंट्स। अब ये जो वर्ब है ना, डाइट्रांजिटिव है, मोनोट्रांजिटिव है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, ये वर्ब में समझाऊंगा मैं आप लोगों को, फिलहाल ये समझाते हैं। प्रेजेंट्स है यानी गिफ्ट देता है, किसको, मी को, मी को दे रहा है तो इसका मतलब ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या दे रहा है, क्या प्रेजेंट कर रहा है, डिक्शनरी।
ये हो रहा है अपने पास क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कब दे रहा है, तो ये दे रहा है अपने पास ऑन माई ईच बर्थडे, ये हो जाता है टाइम। तो टाइम हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया एडवर्ब। ये जो है ना श्लोका वाली क्लास, उसमें मैं समझाऊंगा आप लोगों को। फिलहाल अपन पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, तो पैसिव वॉइस ही समझना है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे दोनों से, इससे भी और इससे भी। अब इससे बनाएं तो सबसे पहले आई देख लेते हैं, तो आई। अब प्रेजेंट से, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है, तो आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, रूल में मैंने लिखा था इज एम आर, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ये छोटी छोटी बातें जो मैं आप लोगों को नहीं समझाने की आवश्यकता है, टेंस देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो आई एम, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड। अब मैंने एक बात लिखवाई थी, अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना रहे हो, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले कभी भी टू या फोर का प्रयोग नहीं होता है। तो ये ऐसा कैसा लिखा जाएगा, ए डिक्शनरी। अब जो बच गया पहले वो लिखेंगे, ऑन माई ईच बर्थडे, ईच बर्थडे। अब इसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बाय माई अंकल, तो बाय माई अंकल, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं दूसरे पैसिव वॉइस की। अब दूसरा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, आई के स्थान पे अपन क्या लेंगे, एक डिक्शनरी लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए डिक्शनरी, ए डिक्शनरी। अब ये भी एक वचन है, तो एक वचन के साथ मैंने बता दिया आप लोगों को किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। तो ए डिक्शनरी इज, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड। अब क्या हो गया, ए डिक्शनरी इज प्रेजेंटेड। अब जो ऑब्जेक्ट बच गया पहले वो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, तो इससे पहले तो अपन ने टू या फोर का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस नहीं बनाते हो, तो उससे पहले टू या फोर का प्रयोग करना होता है। तो क्या हो जाएगा, ए डिक्शनरी इज प्रेजेंटेड टू मी ऑन माई ईच बर्थडे, ईच बर्थडे बाय और माय अंकल, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ये हो जाते हैं आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के वाक्य। अब बात करते हैं इसके आगे की, और आगे की बात करें तो आगे का टेंस पढ़ते हैं। की बात करें तो अब बात करते हैं अपने पास आगे वाले टेंस की। अब आगे वाला टेंस कौन सा है, अगर आप लोग टेंस देख लिए हैं तो उसमें आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। अब आप सभी को पता है भाई, आप जानते हो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो वाक्य है उसके अंदर अपने पास क्या होता है, यानी वो किस रूल पे होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसका जो मैंने केवल एक सिंपल वाक्य का जो नियम है वो लिखा है मैंने। अब इसमें क्या होता है कि अपने पास जब नेगेटिव होगा तो इज एम आर है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट होगा। अब अगर वाक्य इस पे आ जाए, अगर वाक्य इस नियम पे आ जाए, यानी इसके कोई भी हो सकता है, सिंपल नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो आपको जब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो इसमें आपको क्या बनाना है, सिंपल वाक्य। यानी अगर यही हो तो इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर यही रखेंगे, लेकिन इसके साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में लिखेंगे अपन जो मेन वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, नहीं इसके बाद में जो अदर वर्ड होता है वो लिखेंगे, उसके बाद में बाय और उसके बाद में सब्जेक्ट। अब इसमें मुझे आप लोगों को और समझाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होता है। अब इसका जब नेगेटिव होता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के आपके बाद में आपको क्या लगा लेना है, नोट लगा लेना है। जैसे मैं इस टेंस की तो बना देता हूँ, इससे आगे नहीं बनाऊंगा, इसके आगे मैं केवल आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, आप लोग खुद बनाना। इज एम आर प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव में क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देनी, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस
सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, इसमें आपको ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। ये मैंने जो नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, ये मैंने टेंस में समझा रखा आप लोगों को, वो देख लेना। तो इज, एम, आर, इसके बाद में आपको लिखना ऑब्जेक्ट, उसके बाद में नोट, क्योंकि मैंने बता रखा है, उसके बाद में बीइंग, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड, उसके बाद में बाय, और उसके बाद में सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क आपको लिख देना है। अब बात करते हैं वही जो मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझाया था, व्हाट वाला वाक्य। अगर व्हाट का आ जाए तो WH वर्ड वाला वाक्य आ जाए तो उसी WH वर्ड को आपको शुरू में लिख देना है। हु और whom को छोड़कर मैंने बता दिया WH वर्ड आ जाएगा, इसके बाद में आपको नियम वही लगा देना है, ये लिख देना है इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। मैंने आप लोगों को पांचों नियम बता दिए हैं। अब एग्जाम्पल बिल्कुल वैसे सॉल्व करने हैं जो मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताए। तो इसकी केवल मैं आप लोगों को एक तो इनमें से समझा देता हूँ, एक ये समझा देता हूँ, उसके बाद चलते हैं अपन आगे, क्योंकि इसमें और समझाने की आवश्यकता कहाँ पे है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। हाँ, ये बता देता हूँ इसमें बीइंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। अब आप लोगों को मैंने अभी शुरू में बताया था कि किसी भी वाक्य को पैसिव वॉइस बनाने के लिए, किसी भी वाक्य को पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी वर्ब का आना जरूरी है। और बी वर्ब कितनी होती है, 8 होती है। अब मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं किसी भी वाक्य को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए, चाहे वो अपने पास टेंस का हो चाहे पैसिव वॉइस का हो। अगर वाक्य में कॉन्टिन्यूअस बनाना है वाक्य को तो उसमें बी वर्ब का आना भी जरूरी है। कॉन्टिन्यूअस जब मैंने टेंस पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आपको कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो उसमें बी वर्ब का आना जरूरी है। अब यहाँ पे बी यानी वाक्य को कॉन्टिन्यूअस बनाना है और पैसिव वॉइस भी बनाना है। तो इसमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए इनके साथ अपन लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए आपको इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए। तो ये रही बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें क्या आ जाएगा आईएनजी, तो हो गया बीइंग। अब बी वर्ब के साथ ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो गया आपके पास पैसिव वॉइस। इसलिए अपन यहाँ पे बीइंग का प्रयोग करते हैं वाक्य को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल की बात करेंगे तो आप जैसे अपने पास यहाँ पे मैंने लिख दिया एवी का वाक्य, और एवी का वाक्य पहले एक सिंपल वाक्य समझाएंगे, उसके बाद आप लोग दूसरा, जैसे माय मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन एट दिस टाइम। अब हाँ, मैंने वो पार्टी वाला वाक्य नहीं समझाया भाई आप लोगों को, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता दिया कि पार्टी है, इन द पार्टी स्थान है, वो मैंने समझाया नहीं, वो समझाऊंगा मैं अभी आप लोगों को। अब इसमें अपनी बात करते, चाहे वो वहां पे कर लो चाहे यहाँ पे कर लो, एक ही बात है। माय मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन एट दिस टाइम। अब इस वाक्य को बड़ा ही सिंपल वाक्य है, इतना बड़ा होने से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट। एक्शन के द्वारा क्या काम खत्म हो रहा है, फूड बनाने का। इन द किचन ये आपके पास प्लेस है, एट दिस टाइम ये टाइम है, तो ये तो ऑब्जेक्ट बनेगी ही नहीं, तो इनको तो वहीं पे रहने देते हैं। तो पहले क्या लेते हैं फूड। अब फूड एक वचन है, जो सारी इटेबल नाउन होते हैं जिसको अपन गिन नहीं सकते, जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं जिनको अपन गिन नहीं सकते, सारे अपने पास क्या होती है, एक वचन होती है। तो क्या हो जाएगा फूड इज। अब इज आ गया, इन दोनों ये आएंगे नहीं तो इनको छोड़ देते हैं अपन। इसके बाद में क्या रखा है बीइंग, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बीइंग। उसके बाद में क्या रखा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुकिंग है, इसमें अपन क्या कर देंगे कुक्ड। अब उसके बाद में क्या अदर वर्ड जो बच गए, तो क्या हो जाएगा इन द किचन एट दिस टाइम। और उसके बाद में अपन लिखेंगे बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय क्या जाएगा बाय माय मदर। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि स्थान को ऑब्जेक्ट के अनुसार भी काम में लिया जा सकता है, जो मैंने अभी बताया था। उसके लिए भी एक बार सिंपल वाक्य समझा देता हूं, उसके बाद में अपन इनकी बात करेंगे। जैसे माय बेस्ट फ्रेंड इज
ऑर्गेनाइजिंग ए पार्टी इन द टाउन हॉल। बिल्कुल सिंपल सा लिखा है मैंने। अब देखो माय बेस्ट फ्रेंड, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मतलब उसका आयोजन करना। अब वो आयोजन कर रहा है, क्या कर रहा है? ए पार्टी। अब ये जो ए पार्टी है वो आपके पास स्थान नहीं है, वहां पे वो स्थान था, यहाँ पे स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? ए पार्टी। तो ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा यानी वर्ब के द्वारा एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन के द्वारा ऑब्जेक्ट पे असर पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? ए पार्टी। तो ये आपके पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इन टाउन हॉल हो जाएगा स्थान। तो वो अगर आप कहोगे टाउन हॉल पे बनाओ तो मैं वो भी बना सकता हूँ, आप जो कहोगे मैं वो बना सकता हूँ। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस क्या बनाओगे? ए पार्टी, ए पार्टी। अब पार्टी एक क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा? इज। उसके बाद में बीइंग लिख रखा है वाक्य ऊपर, आप देख लो रोल में देख लो, ए पार्टी इज बीइंग। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड। अब जो पहले बच गया वो लिखेंगे इन द टाउन हॉल। अब ये किसके द्वारा है? बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय माय बेस्ट फ्रेंड, और वाक्य हो जाता है कंप्लीट। ये ध्यान में रखना है किसी भी चीज को, अगर आप कहोगे वर्ब, वर्ब को भी ऑब्जेक्ट में लिया जा सकता है, वो मैं समझाने वाला हूं, लेकिन फिलहाल आपको बेसिक बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरीके से ये जो सिंपल वाक्य है, निगेटिव आ जाए तो इसमें बस इसके बाद नोट ही तो लगाना है, ये ध्यान में हो जाएगा। बात करते हैं इंटरोगेटिव की, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब इनसे पहले आ जाएगी। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव जो है उसमें आपके पास यहाँ पे नोट लग जाएगा। ये समझाता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल बहुत आते रहेंगे। तो ये तो हो गया सिंपल, और ये भी सिंपल, तो ये ध्यान में रखना आप लोग। अब बात करते हैं इसके आगे की। आगे की बात करें तो आपके पास जो डब्ल्यूएच वर्ड वाला है वो और समझा देता हूँ आगे की। अब आगे की बात करें तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझाने वाला हूँ व्हाट के बारे में ही। क्यों? क्योंकि व्हाट जो एग्जांपल होता है वही दिक्कत देता है, बाकी तो डब्ल्यूएच वर्ड ऐसे लिखे जाते हैं हु और हुम को छोड़कर। तो एक्टिव वॉइस का वाक्य समझाते हैं आपको। व्हाट इज ही डूइंग हियर, और उसके बाद में मैंने लिख दिया, बस वाक्य को कंप्लीट कर दिया। अब इस वाक्य का जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मैंने बता दिया, अगर वाक्य में आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो और ऑब्जेक्ट गायब हो, व्हाट से शुरू हो रखा है, तो आपको व्हाट को ही क्या मानना है? डब्ल्यूएच मानना है, और व्हाट को ही ऑब्जेक्ट मानना है। और जब व्हाट को ऑब्जेक्ट मानोगे तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है वो एक वचन लगाओगे, तो हो गया इज। तो व्हाट इज, उसके बाद में मैंने लिखा रखा आप लोगों को बीइंग, आप रूल में देख लेना। तो व्हाट इज बीइंग, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और उसके बाद में जो बच गया पहले वो, और उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट बाय ही। तो ही का मैंने बता दिया आपको, हिम का प्रयोग करना है, इंटरोगेटिव मार्क लगा दिया। अब बात करते हैं एक ऐसा वाक्य जिसमें मैंने एक बात बताई थी 2 और 4 के बारे में, तो वो देखना आप लोग। जैसे व्हाट इज ही ऑर्गेनाइजिंग फॉर यू ऑन योर बर्थडे, यानी कहने का मतलब वह आपके लिए क्या ऑर्गेनाइज करने वाला है आपके जन्मदिन पर। अब इसमें देखो मैंने 4 प्रीपोजिशन पहले लगा रखा है यू से। अब अगर आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है और उससे पहले 2 या 4 लगा रखा है पहले से ही, तो फिर एग्जांपल कैसे बनाओगे? तो अब आपको क्या करना है? पीवी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो अपन पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। देखो ऐसे वाक्य को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाने के लिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले तो व्हाट, जो डब्ल्यूएच वर्ड है वो शुरू में ही लिखा जाता है, वो मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो व्हाट, अब इस व्हाट के अनुसार मैंने यहाँ पे इज लिख दिया, तो व्हाट के अनुसार इज नहीं लगाना है। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना रहे हो तो उसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यू बहुवचन है तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। उसके बाद में आपको वो ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यू का सब्जेक्ट भी यू ही रहता है। इसके बाद में मैंने लिखवा रखा है बीइंग, आप नियम में देख लेना। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो जाएगी ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड।
अब आप कहोगे सर ये फॉर कहाँ पे लिखोगे, तो वर्ब के बाद में दे रखा है तो आप वर्ब के बाद में ही इसे लिखोगे फॉर, और उसके बाद में जो बच गया पहले वो लिखोगे ऑन योर बर्थडे। अब बर्थडे लिख दिया आप लोगों ने यहाँ पे, अब बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा तो बाय हिम, और वाक्य हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो फॉर प्रीपोजिशन ऑन प्रीपोजिशन दोनों एक साथ है, नहीं ये फॉर इसके साथ है, ये ऑन इसके साथ है, तो ये आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर ऑन योर बर्थडे बाय हिम, तो ये हो गया आपके पास। अब बात करते हैं इसी का दूसरा पैसिव वॉइस, ये तो इनडायरेक्ट से था, अब डायरेक्ट से बनाए तो डायरेक्ट इसमें दे नहीं रखा है, डायरेक्ट क्या है व्हाट, अगर वाक्य व्हाट से शुरू हो रखा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट होता है। तो अब यहाँ पे अपन लिखते हैं व्हाट। अब अगर इसको सब्जेक्ट और उसको ऑब्जेक्ट और डबल वर्ड दोनों मानते हैं तो ये सिंगुलर होता है, तो क्या हो जाएगा इज, तो व्हाट इज, उसके बाद में बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर यू, क्योंकि पहले जो बच गया वो ऐसा कैसा लिख देंगे। अब इसमें आप कहोगे सर फॉर या टू का प्रयोग क्यों नहीं किया दूसरा, तो इसमें पहले से दे रखा है इसने, तो अपन को करने की आवश्यकता नहीं है, तो फॉर यू ऑन योर बर्थडे बाय हिम। और ये जो एग्जाम्पल है ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इसको आपको ध्यान से समझना है। तो ये हो जाते हैं आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल। जैसे एक आधा और समझा देते हैं, इंटरोगेटिव नहीं, नॉर्मल इंटरोगेटिव नहीं समझाया मैंने, तो जैसे आर दे मेकिंग मिस्टेक्स एवरी टाइम, और इंटरोगेटिव वाक्य लगा दिया। एक नॉर्मल सा वाक्य समझा देता हूँ केवल इंटरोगेटिव, बाकी मैंने जो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है वो मैंने समझा दिए। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अब आपके पास मिस्टेक्स है, देखो मेकिंग, आर दे मेकिंग, बना रहे हैं, कर रहे हैं क्या, मिस्टेक्स, तो ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट। जब इसको अपन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब भी तो लिखेंगे ना, इंटरोगेटिव है, तो आप ये देखना है एकवचन है बहुवचन, बहुवचन है तो इसमें अपन आर का प्रयोग करेंगे, ये आर नहीं है यहाँ पे, आर मिस्टेक्स बीइंग, ये बीइंग क्यों है ये आप रूल में देख लेना, बीइंग, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बच गया पहले वो है एवरी टाइम। अब बाय प्लस सब्जेक्ट है वो मैं एक बार ये लिख देता हूं बाय देन ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि मैं समझाने वाला हूं कि कर्ता कब नहीं लिखे जाते हैं, तो ये मैं बाद में समझाऊंगा। बाय प्लस देन मैंने ब्रैकेट में कर दिया है। इस तरीके से आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं इसके आगे की बात करें तो अब आप लोगों के पास प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। अब ये वाक्य अगर अपन बनाए तो इसका अगर आप रूल, अगर आपको ध्यान में नहीं है, टेंस नहीं देखा, तो इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका जो नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे पता है, इतने समझदार हो आप लोग। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा सिंपल वाक्य का, वो कैसे बनेगा। अब इसमें एक और चीज है, इसमें थर्ड फॉर्म की कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के। अब इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा सिंपल वाक्य का ऑब्जेक्ट प्लस, अब जो हेल्पिंग वर्ब वो यही काम मिलेंगे, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। अब इसका मैं नेगेटिव आप लोगों को नहीं लिखवाने वाला हूँ, टाइम खराब होगा अपना, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगा देना है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है भाई, इसमें यहाँ पे नोट लगाना है। जब आप इसका इंटरोगेटिव बनाओगे तो ये जो हैज है वो ऑब्जेक्ट से पहले ले आना, आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपको क्या करना है, ये जो इंटरोगेटिव बनाओगे इसमें जो ऑब्जेक्ट है इसके बाद में आपको नोट लगा देना है। और डबल एच वर्ड मैंने आप लोगों को समझा रखा है, आपको सबसे पहले वो डबल एच वर्ड ही लिखना है। तो अब ये आप लोग खुद बनाना भी, मुझे क्या कि मैं लिखूंगा टाइम खराब होगा, मैं सीधे एग्जांपल समझाता हूँ आप लोगों को। अब एक्टिव वॉइस का वाक्य समझाएं आप लोगों को, केवल यहीं पे समझाएंगे 2 या 3 एग्जांपल, उसके बाद आगे वाले टेंस में। तो जैसे माय ब्रदर
पास्ट द आरपीएससी एग्जाम दिस ईयर। एक सिंपल वाक्य, क्योंकि पहले सिंपल वाक्य समझना है आप लोगों को, उसके बाद आएंगे इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माय ब्रदर, ये सब्जेक्ट है, वर्ब पास्ट, क्या, द आरपीएससी एग्जाम, तो आपका ऑब्जेक्ट ये होगा। अब ये है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, द, ये जो अपने पास ऑब्जेक्ट है वो अपने कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा, केवल एक बार टेंस वाले समझा रहा हूं। द आरपीएससी एग्जाम, अब यहाँ पे, अरे यहाँ पे हैज हो रहा है, माय ब्रदर हैज, क्यों, परफेक्ट है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। कहीं देखो गुरुजी गलत कर दिए, गलत नहीं होता है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें, क्लास काफी लंबी हो गई। द आरपीसी एग्जाम, अब ये आरपीसी एग्जाम है, एक वचन है तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, इसके साथ बीन का प्रयोग करेंगे। अब ये बीन का प्रयोग क्यों हुआ, मैं अभी समझाता हूँ, पहले एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ। तो द आरपीसी एग्जाम हैज बीन, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दे रखी है तो हो जाएगा पास्ट, उसके बाद में दिस ईयर जो बच गया पहले हुआ है, और उसके बाद में बाय और माय ब्रदर, और वाक्य हो जाता आपका कंप्लीट। अब आपको एक WH वर्ड वाला एग्जांपल और समझाएंगे, पहले ये समझा देता हूँ। देखो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपके पास क्या होता है, बी वर्ब का होना जरूरी है, लेकिन अगर अपन पास वाक्य परफेक्ट बनाना है तो परफेक्ट में आपके पास हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ही वाक्य आपके पास क्या बनेगा, परफेक्ट बनेगा। तो ये रहा हैज है, इसके साथ ये रही बी की थर्ड फॉर्म, तो मैंने बी बीइंग बीन लिखवाया था ना, तो ये बी की थर्ड फॉर्म, तो हो गया परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट जो भी बनेगा वो इसके आधार पे बन जाएगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। अब बी वर्ब के साथ ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया आपके पास पैसिव वॉइस। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब एक WH वर्ड का और समझा देता हूँ, उसके बाद इस टेंस को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बाकी अदर जो मैटर है वो मैं अलग से स्पेशल क्लास बनाऊंगा उनकी। तो क्या हो जाएगा, जैसे अब इसमें मैं दूसरा एक वाई बता देता हूँ, वाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन द क्लास, और इंटरोगेटिव वाक्य। अब मैंने बताया था ना अदर जो WH वर्ड है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे क्या नहीं फर्क पड़ने वाला, आपको देखो इसमें चाहे ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना तो ये ऑब्जेक्ट होते हैं ना ये अपने पास कुछ काम आते हैं, तो बस इनको अपन शुरू में लिख देते हैं वाई। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखोगे, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट को अपन जब यहाँ पे लेके आएंगे तो इसके यहाँ पे मैं हैव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, आई बहुवचन है तो एकवचन के साथ हैव हैज, और बहुवचन के साथ हैव आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाई हैव आई। अब उसके बाद में मैंने लिख रखा है बीन, तो बीन आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड इन द क्लास बाय और यू। तो इससे जो अदर वर्ड है WH वर्ड, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एग्जाम्पल पे अगर ये ऐसे होता वाक्य, तो ये देख लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस पे कुछ नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि बस इसको अपन यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एग्जाम में आजकल ऐसा होने लग गया है, पैसिव वॉइस का वाक्य दे देंगे और उससे आपको एक्टिव वॉइस का बनाना होता है, वो मैंने आप लोगों को अलग से समझा रखा है, वो देख लेंगे अपन। अब ये हो गया आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट। अब बात करते हैं इसके आगे की। अब आगे कौन सा टेंस आएगा, आगे टेंस आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब इसकी बात करें तो इसका पैसिव वॉइस वो नहीं बनाया जाता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है इसका, लेकिन कुछ ब्रिटिश राइटर हैं जो आपके पास कहते हैं कि इसका पैसिव वॉइस भी पॉसिबल है, यानी संभव है, बनाया जा सकता है। और ऐसा आरपीसी सेकंड ग्रेड एग्जाम, इंग्लिश के लिए सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी 2022 में, उसमें क्वेश्चन भी आया था, लेकिन बाद में आरपीसी ने वो डिलीट कर दिया था कुछ मिस्टेक्स के कारण। अब बात करते हैं इसका अगर पैसिव वॉइस आ जाता है तो वो कैसे बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा आपके पास ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें गलती क्या है, इसमें गलती यह है कि इसमें दो बी वर्ब है वो एक साथ आ जाती है, इस कारण से ये पॉसिबल नहीं है।
अब अपने पास इसका पैसिव अपन सीखेंगे नहीं क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बात करते हैं आगे। तो आगे जो टेंस आता है वो आता है पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट